हेलो दोस्तों, वेलकम इन JBL। यहाँ रेगुलरली बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड के नोवेल एक्सप्लेनेशन की वीडियो यह चैनल पर अपलोड होंगी। सो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको आने वाली नई वीडियो पहले मिल सके। तो आज हम बात करेंगे सीजन 6 में एपिसोड 30 के पार्ट 2 पे। अब आगे प्रतियोगिता के दूसरे दौर में उत्साह का एक अंश था जो पहले दिन के उन्मूलन मैचों से कहीं अधिक था। उन लोगों में से अधिकांश जो इस मुकाम तक पहुंचने में सक्षम थे उनके पास बहुत बड़ी ताकत थी। हालांकि बड़ी ताकत के साथ भी अगर वे जीत हासिल करना चाहते थे तो उन्हें बाहर जाना पड़ा। उनमें से कुछ तब तक लड़ेंगे जब तक कि दोनों प्रतियोगी गंभीर रूप से घायल नहीं हो जाते, इससे पहले कि उनमें से कोई एक कमजोर जीत हासिल कर सके। प्रतियोगिता के दूसरे दौर की प्रगति के पूरे जोश के बाद स्टेडियम में प्रतियोगी एक के बाद एक दिखाई दिए। एक अत्यंत क्रूर मैच के अंत के बाद कोई था जो आनंदित था जबकि दूसरा डेक में समाप्त हो गया। जियो यान ने अखाड़े में वू हाओ को देखा जो अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा एक प्रतिकूल स्थिति में फंसने की हद तक दबा दिया जा रहा था और एक आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। वू हाओ को आज दुर्भाग्यशाली माना जा सकता है। जिस प्रतिद्वंद्वी को उसने बहुत से आकर्षित किया वह वास्तव में मजबूत रैंकिंग के शीर्ष 10 में एक विशेषज्ञ था। इस तरह के अंतराल के साथ जो एक पूर्ण वर्ग के करीब था, वू हाओ धीरे धीरे एक वंचित स्थिति में आ गया, भले ही वह लड़ने के लिए पूरी ताकत लगा चुका था। इस समय स्थिति का नियंत्रण मूल रूप से पूरी तरह से उनके विरोधियों के हाथों में था। यह पहले से ही बुरा नहीं है कि वू हाओ इस मुकाम तक पहुंचने में सक्षम है। अगर वह विषमा दशा में किसी प्रतिद्वंद्वी से मिला होता तो वह उससे लड़ने में सक्षम हो सकता था। हालांकि वह वास्तव में मजबूत रैंकिंग के शीर्ष 10 में एक प्रतिद्वंद्वी से मिलने के लिए वास्तव में काफी बदकिस्मत है। हालांकि मुझे लगता है कि वू हाओ के चरित्र के साथ उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी के हाथों हारने पर भी ज्यादा पछतावा नहीं होगा। एक सुनेर ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और बोलते हुए मुस्कुराए। हाँ, जियो यान मुस्कुराया और सिर हिलाया। शुरू से ही वू हाओ ने शीर्ष 10 में रहने के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धा नहीं की। ग्रैंड कॉम्पिटिशन में भाग लेने का उनका मुख्य इरादा इन अकेडमी के सच्चे विशेषज्ञों के साथ अभ्यास करना था। फिलहाल उनके विरोधी ने उनकी इस उम्मीद को पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया था, इसलिए हारने पर भी वह निराश नहीं होंगे। इसके बजाय जियोयान गेगे, आपको याओ शेन से सावधान रहने की जरूरत है। यह व्यक्ति थोड़ा परेशान करने वाला भी है। जब तुम उससे लड़ो तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए, एक सुनेर ने कोमल आवाज में याद दिलाया। आप आराम कर सकते हैं, आश्वासन दिया। जियोयान थोड़ा मुस्कुराया। उसने एक बार याओ शेन के साथ मारपीट की थी, साथ ही लिन शियुआ ने उसे कुछ टिप्स भी दिए थे। इसलिए जियोयान याओ शेन को अच्छी तरह से समझता था और स्वाभाविक रूप से बाद वाले को कम नहीं आंकेगा। पूरे क्षेत्र में 24 प्रतियोगी हैं। दूसरे शब्दों में आज के मैचों के बाद 12 लोग शेष होंगे। ग्रैंड प्रतियोगिता के विशेष नियमों के अनुसार शीर्ष 10 के नाम तय करने के लिए 6 लोगों को यादृच्छिक रूप से चुना जाएगा जो एक दूसरे का सामना करेंगे। विजेता सौभाग्य से अन्य 6 भाग्यशाली लोगों के साथ शीर्ष 10 में प्रवेश करने में सक्षम होगा। एक सुनेर धीरे से बोली। ओह, इस तरह से क्या अन्य 6 लोग जिन्हें नहीं चुना गया है वे बिना लड़े शीर्ष 10 में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होंगे? यह सुनकर जियो यान तुरंत दंग रह गया। उन्होंने कहा, क्या यह उन 6 अन्य लोगों के लिए थोड़ा अनुचित नहीं होगा जिन्हें चुना गया है और उन्हें इससे लड़ना है? के ऐसी कोई बात कहाँ होगी जो बिल्कुल उचित हो। इसके अलावा फाइनल राउंड में प्रवेश करने में सक्षम लोगों में से कौन शीर्ष 10 में प्रवेश करने की ताकत नहीं रखता है? जब किसी के पास शक्ति होती है तो स्वाभाविक रूप से उसे कुछ भाग्य की आवश्यकता होती है, एक सुनेर ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। जियो यान कड़वाहट से मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने अचानक अपनी भौहें उठाई और कहा, 6 लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बाद अभी भी केवल 3 विजेता होंगे। उन 6 लोगों को जोड़ने से जो लड़ते नहीं है, ऐसा लगता है कि अभी भी एक लापता है ना? एक सुनेर ने धीरे से हंसते हुए कहा, तुम जी यान के बारे में भूल गई हो जो कह रही है कि वह तुम्हारी रक्षा करेगी। उसकी ताकत से यह संभावना है कि कोई भी उसके नंबर 1 स्थान को नहीं छू सकता है। जियो यान चौंका। वह तुरंत मुस्कुराया और सिर हिलाया। वह वास्तव में इस महत्वपूर्ण छोटे साथी के बारे में भूल गया था। जियो यान ने अपना सिर घुमाया और अपनी निगाहें वापस अखाड़े में फेंक दी। उसने अनायास ही एक कड़वी हंसी छोड़ दी। इस समय वू हाओ को पहले ही उनके प्रतिद्वंद्वी द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था, जब तक कि उनके पास जवाबी कार्रवाई करने की ताकत नहीं बची थी। डू क्यूई के बीच हुई एक टक्कर में शक्तिशाली डू क्यूई, जिसने उसके शरीर को ढक रखा था, तुरंत बिखर गया। उसके प्रतिद्वंद्वी का हमला बहुत शातिर नहीं था और उसने वू हाओ को अखाड़े से बाहर करने के लिए पर्याप्त रूप से झटका देने के कुछ प्रयास प्रदर्शित किए। अपने शरीर को अखाड़े से फेंके जाने के बाद वू हाओ ने काफी सीधे तरीके से काम किया। अपने हाथ के चोटिल हिस्से को रगड़ने से पहले उन्होंने मंच पर विजेता की ओर अपने हाथ जोड़े। ऊंचे मंच पर लौटते ही उसने अपना मुंह खोला और हंसा। वह साथी वास्तव में मजबूत है। वह वास्तव में मजबूत रैंकिंग में शीर्ष 10 होने के योग्य है। मैंने अपनी सारी रणनीति का इस्तेमाल किया, लेकिन दूसरे पक्ष के हाथों केवल 30 आदान प्रदान ही सहन कर पाया। इसके अलावा मेरे विरोधी द्वारा दया दिखाए जाने के बाद यह परिणाम हुआ। वू हाओ ने ऊंचे मंच पर जियोयान और अन्य लोगों से कहा, क्या तुम ठीक हो? जियोयान अपने सिर को हिलाने से नहीं रोक सका और उसने उस साथी की सहज अभिव्यक्ति को देखा। इस तरह से पिटाई किए जाने के बावजूद यह व्यक्ति वास्तव में बहुत उत्साहित था।
ही यह सिर्फ कुछ शारीरिक चोटें हैं। कुछ दिन आराम करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। वू हाओ ने बेपरवाह तरीके से अपना हाथ हिलाया। वह बोलने ही वाला था कि अचानक उसे जजों की सीट से एक बुरी आवाज सुनाई दी, अगला मैच नंबर 7। ओह, ऐसा लगता है कि जाने और लड़ने की आपकी बारी है। वू हाओ चौंक गए जब उन्होंने उन शब्दों को सुना जो उच्च मंच से प्रसारित किए गए थे। तुरंत उसने जियोयान को धक्का दिया और हंसते हुए बोला। जियोयान ने भी वह आवाज सुनी थी। वह कुछ सहम गया। यह अप्रत्याशित था कि इतनी जल्दी उनकी बारी आएगी। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और विपरीत दिशा में ऊंचे मंच की ओर अपनी निगाहें घुमाईं। याओ शेंग भी दंग रह गए। वह आदमी वास्तव में घमंडी है। वू हाओ ने अपना मुंह मोड़ लिया, जियोयान के कंधों को थपथपाया और कहा, बेहतर होगा कि तुम हारो नहीं, अन्यथा वो व्यक्ति अपने चरित्र को देखते हुए आपको बहुत अपमानित करेगा। आराम करो, उसे मौका नहीं मिलेगा। जियोयान की निगाहें अंधेरे ठंडी निगाहों पर टिकी थी जिसे याओ शेंग ने देखा और एक ठंडी मुस्कान के साथ बोला, जियोयान बेहतर होगा कि तुम हारो नहीं। बहुत दूर नहीं एक जगह से एक नर्म हंसी की आवाज आई। जियोयान ने मुड़कर देखा तो पाया कि यह लिन शियुआ और अन्य लोग थे। ध्यान के केंद्र के रूप में लिन शियुआ के शब्दों ने स्वाभाविक रूप से जियोयान के शरीर पर उच्च मंच पर कई निगाहें डाली। इन शब्दों से ऐसा प्रतीत हुआ कि आने वाला अगला व्यक्ति जियोयान था। जियोयान ने लिन शियुआ और अन्य लोगों को अपने हाथ जोड़े। उसके पैर की उंगलियां धीरे से जमीन पर दब गईं और उसके पैरों के नीचे एक हल्की चांदी की चमक बन गई। एक काली छाया के रूप में एक कम और गहरी गड़गड़ाहट की गर्जना अचानक भड़की और अखाड़े में दिखाई दी। देखने वाली गैलरी में हर कोई चौंक गया क्योंकि उन्होंने जियोयान को देखा जो अखाड़े में दिखाई दिया था। उनके चेहरे तुरंत सुखद आश्चर्य से भर गए। कल बाई चेन के साथ तीव्र लड़ाई के बाद जियोयान की ताकत को देखने वाला कोई नहीं था। वर्तमान में जब उन्होंने जियोयान को प्रकट होते देखा तो उन्हें लग रहा था कि उनकी आंखों में दावत आने वाली है। वह अखाड़े में उतरने के लिए काफी तेज है। लियूफी ने एक ठंडी मुस्कान प्रकट की जब वह ऊंचे मंच के दूसरी तरफ खड़ी होकर नीचे जियोयान को देख रही थी जो अखाड़े में दिखाई दिया था। उसने तिरस्कार से अपने होठों को मोड़ लिया और अपना सिर याओ शेंग की ओर कर दिया जो अपनी पपड़ी तेज कर रहा था। उसने कहा, यदि आप उस साथी से हार जाते हैं तो भविष्य में मेरे साथ मत आना। याओ शेंग के मुंह का कोना उठा। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि मैं उस साथी को तब तक पीटूंगा जब तक कि वह अपने घुटनों पर बैठकर सबके सामने दया की भीख नहीं मांगता। याओ शेंग को यह कहते हुए सुनकर लियूफी संतोष से मुस्कुराए। बात की ताकत पर उसे ज्यादा शक नहीं था। ध्यान से, जियोयान कोई साधारण विरोधी नहीं है। लियू किंग जो अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहे थे ने थोड़ा सा भौहें चढ़ा ली। उसने उन्हें खोला, याओ शेंग को देखा जो अखाड़े में जाने वाला था और गहरी आवाज में बोला, प्रमुख आप निश्चिंत हो सकते हैं। इस तरह की बकवास आपके व्यक्तिगत हस्तक्षेप के योग्य नहीं है। मैं अकेला ही काफी हूँ। याओ शेंग के मुंह के कोने पर एक गहरी ठंडी मुस्कान लटकी हुई थी। लियू किंग ने जियोयान को इतना ऊंचा दर्जा कैसे दिया, इस बारे में उसके दिल में एक शिकायत थी। अब जब वे आखिरकार एक दूसरे का सामना करने में सक्षम थे तो वह लियू किंग को बताना चाहता था कि यह आदमी और कुछ नहीं बल्कि एक कागजी शेर था जो एक प्रहार से टूट जाएगा। उससे डरने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही उसके शब्द गिरे, याओ शेंग ने छलांग लगाए और ऊंचे मंच से नीचे कूद गया। जिस क्षण वह अखाड़े में उतरने वाला था, दो काले रंग का डूक्यूई उसके पैरों से निकला और उसकी गति बहुत कम कर दी। अंत में उसके पैर बिना धूल के जरा सा भी धीरे धीरे जमीन पर गिरे। यह वास्तव में याओ शेंग है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी वर्तमान ताकत मजबूत रैंकिंग के शीर्ष 15वें स्थान पाने के लिए पर्याप्त थी। यह एक सच्चा प्रतिद्वंद्वी है। सही बात है, याओ शेंग बाई चेन से काफी मजबूत है। इस मैच के काफी शानदार होने की संभावना है। मुझे आश्चर्य है कि क्या जियोयान आगे बढ़ना जारी रख पाएगा। मुझे नहीं पता। याओ शेंग की डूक्यूई कुछ ऐसी है जिससे मजबूत रैंकिंग के शीर्ष 10 में शामिल विशेषज्ञ भी डरते हैं। यह देखना मुश्किल है कि इस समय कौन हारेगा। याओ शेंग की उपस्थिति के बाद देखने वाली गैलरी में तुरंत निजी बातचीत की लहरें सुनाई देने लगी। जाहिर है उन दोनों के मैचअप के बारे में उन्हें कुछ आश्चर्य हुआ। जबकि निजी बातचीत उसके चारों ओर गूंज रही थी, जियोयान के हाथ ने धीरे धीरे उसके कंधे पर भारी हुआ अनुशासक का हाथ पकड़ लिया। उसने तुरंत इसे अचानक गति में लहराया। भारी रूलर ने हवा के आर पार खींचा। तेज हवा की तेज लहरों के साथ एक अदृश्य शक्ति जमीन पर झूल गई। एक हल्का निशान दिखाई दिया। जियोयान ने अपना सिर उठाया। उसकी नजर याओ शेंग पर पड़ी जो उसे एक ठंडी मुस्कान दे रही थी जिसमें कोई दया नहीं थी। जियोयान के चेहरे पर एक घनी ठंडक जिसे महसूस करना मुश्किल था धीरे धीरे उठा लिया गया। याओ शेंग के बार बार उकसाने से जियोयान के दिल में पहले से ही एक बीमार भावना पैदा हो गई थी। उस वक्त उन्होंने यह जुमला भी पीछे छोड़ दिया था कि वे ग्रैंड कॉम्पिटिशन में अपना असली हुनर। अब जब वे वास्तव में टकराने वाले थे तो स्वाभाविक रूप से वह जरा सा भी पीछे नहीं हटेगा। कितना भाग्यशाली साथी है। आप वास्तव में यहाँ अपने रास्ते के दौरान भाग्यशाली रहे हैं। हालांकि मुझे आपकी किस्मत खत्म करने में आपकी मदद करने दीजिए। याओ शेंग की छोटी घनी आंखों में एक गहरी ठंडी चमक दौड़ गई। दो काले काले खंजर चमके और प्रकट हुए। दोनों खंजर करीब आधा फुट लंबे थे। चाकू के शरीर पर कुछ अजीब दिखने वाले निशान थे। पायदान के भीतर एक गहरा गहरा लाल रंग मौजूद था। यह बिल्कुल किसी ऐसी चीज की तरह था जो रक्तरंजित बदबू के निशान से खून से जमी हुई थी।
ब्लेड पर एक मर्मज्ञ ठंडी चमक भी समाहित थी। यदि कोई इसे ध्यान से देखे तो यह पता चल सकेगा कि ब्लेड की नोक में बेहद ठंडा पीला बैंगनी रंग था। इस रूप से यह स्पष्ट था कि इसके ऊपर एक घातक जहर का छिड़काव किया गया था। खंजर तेजी से याओ शेन के हाथों के भीतर विभिन्न चापों में घूम गया, जिससे अन्य लोग चकाचौंध हो गए। यह दो काले जहरीले सांपों की तरह था जो बेहद जीवंत और भयावह थे। याओ शेन के ठंडे शब्दों के कारण जियो यान के चेहरे में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आया। मैच शुरू होने का इंतजार करते हुए जजों की सीटों की ओर अपनी निगाहें फेंकने से पहले उन्होंने बस बाद में देखा। यह देखते हुए कि जियो यान एक बार फिर इस उदासीन तरीके से काम कर रहा था जिससे वह नफरत करता था, याओ शेन की अभिव्यक्ति गहरी और गंभीर हो गई। दोनों खंजर धीरे धीरे आर पार हो गए और धीरे धीरे एक दूसरे पर वार करने लगे। घनी ठंडी चमक लिए हुए धुंधली चिंगारी निकली। मजबूत रैंकिंग पर काफी संख्या में छात्र थे जो जियो यान और याओ शेन के बीच ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर में संघर्ष के बारे में जानते थे। इसलिए अब वे सभी उत्साहित थे कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। उनकी निगाह अखाड़े में तनावग्रस्त दो लोगों की ओर गई। सु कीयान धीरे से उठ खड़ी हुई। उनकी नजर अखाड़े में दो लोगों पर पड़ी। एक क्षण बाद उसका हाथ धीरे से लहराया गया और उपस्थित सभी लोगों की प्रत्याशित निगाहों के बीच बेहोशी की आवाज गूंज उठी। मैच शुरू होता है। इस पल में अचानक पूरे स्टेडियम का माहौल गमगीन हो गया। सु कीयान की फीकी आवाज उस चिंगारी की तरह थी जिसने बारूद के एक बैरल को प्रज्वलित किया, अखाड़े में तनावपूर्ण खंजर से खींचे गए माहौल को पूरी तरह से तोड़ दिया। याओ शेन स्वाभाविक रूप से अखाड़े के भीतर हमला करने वाले पहले व्यक्ति थे। उसके शरीर पर काले रंग का डुक्यूई अचानक फूट पड़ा और उसका शरीर एक अस्पष्ट छाया में बदल गया जो प्रकाश की तरह जियोयान की ओर चमकती थी। हालांकि याओ शेन अहंकारी था, यह कहा जाना चाहिए कि इस व्यक्ति के पास अहंकारी होने की कुछ पूंजी थी। बस इस गति ने पहले ही जियोयान को थोड़ा हैरान कर दिया था। छोटे दर्जनों मीटर पलक झपकते ही ढंक गए। जितने समय में सभी को एक दो सांसें लेने में लगे उतनी ही धुंधली काली परछाई जबरदस्ती जियोयान के शरीर के करीब आ गई। तुरंत सभी ने अपने दिलों में ठंडा पसीना बहाया। याओ शेन के हथियारों को देखकर वे जानते थे कि वह नजदीकी लड़ाई में बहुत अच्छा था। हालांकि जियोयान के शासक के पास बहुत ताकत थी, फिर भी उसे प्रदर्शित करने के लिए जगह की आवश्यकता थी। यदि उनकी दूरी बहुत करीब थी तो विरोधी उसे मजबूती से सील कर देंगे। बेशक जियोयान स्वाभाविक रूप से इस बिंदु पर सोचने में सक्षम था। इसलिए जैसे ही याओ शेन ने अपने शरीर से 3 मीटर के दायरे में प्रवेश किया, वह आखिरकार आगे बढ़ गया। उसके पैरों के नीचे केवल चांदी की चमक ही चमक रही थी। इसके बाद उसका शरीर कुछ कदम पीछे हट गया, जैसे कि उसने टेलीपोर्ट किया हो। उसके हाथ में भारी शासक अचानक क्षैतिज रूप से कट गया। शक्तिशाली बल के कारण शासक के शरीर पर एक गोलाकार चमकदार चाप बन गया। दौड़ती हुई हवा की तेज भेदी आवाज लगातार गरजती है। याओ शेन स्पष्ट रूप से कुछ हैरान था कि जियोयान इतनी निकटता से उनके बीच कुछ दूरी बनाने में सक्षम था। उसने उस दबाव वाली हवा को महसूस किया जो उस पर आ रही थी। एक ठंडी हंसी के साथ उसके पैर की उंगलियां जमीन पर दब गईं और उसका शरीर अचानक ऊपर की ओर चला गया। उसके हाथ में 2 खंजर बिजली की तरह हिंसक तरीके से चुभ गए। संयोग से 2 खंजर उसके नीचे खींचे गए भारी शासक पर जोर से चुभ गए। सभी दिशाओं में चिंगारी निकली और एक शक्तिशाली बल ने आसानी से भारी शासक को दबा दिया। हालांकि खंजर सीधे सीधे कठिन हमलों में माहिर नहीं थे, याओ शेन की वास्तव में ताकत जियोयान से कहीं अधिक थी। इसलिए उसके शरीर में डुक्यूई की मजबूती के तहत कॉम्पैक्ट फुर्तीले खंजर भारी शासक को पकड़ने में सक्षम थे, जिसके पास बहुत बड़ी ताकत थी। उच्च स्तर होने का यह फायदा था। जैसे ही 2 खंजरों ने भारी शासक पर दबाव डाला, याओ शेन के हाथ मुड़ गए। उसने भारी शासक की शक्ति उधार ली और मध्य हवा में पलटी मारी। तुरंत उसके पैर आसमान की ओर बढ़ गए और उसका शरीर एक बाज की तरह था जो अपने शिकार को पकड़ रहा था और बिजली की तरह जियोयान के सिर की ओर जा रहा था। उसके हाथ में 2 खंजर एक घनी ठंडी हवा ले जा रहे थे जिससे एक व्यक्ति की त्वचा सुन्न हो गई थी। जियोयान ने याओ शेन के इस अचानक हुए शातिर हमले का सामना करते हुए अपनी भौहें उठाईं। उसके पैरों के नीचे एक चमक चमक उठी और उसका शरीर एक बार फिर तुरंत 2 कदम पीछे हट गया। उसके हाथ में भारी शासक अपनी निचली स्थिति से एक अभ्यस्त तरीके से झूल गया क्योंकि वह टूट गया था। याओ शेन को कुछ आश्चर्य हुआ जब उसका आक्रमण विफल हो गया। उसका शरीर हवा में रहते हुए पानी में मछली की तरह था। एक अजीब मोड़ के साथ भारी शासक अपने शरीर के साथ चला गया और बाल बाल बच गया। जैसे ही जियोयान के हमले को प्रतिद्वंद्वी ने चकमा दिया, उसने अपने शासक को हटा लिया और पीछे हट गया। उसने अपना सिर उठाया और याओ शेन को देखा जो जमीन पर गिर गया था, सुरक्षित रूप से उसके सामने ज्यादा दूर नहीं खड़ा था। इन दोनों लोगों के बीच का आदान प्रदान ज्यादा दिनों तक नहीं चला, लेकिन यह बेहद खतरनाक था। जब तक किसी एक पक्ष की ओर से जरा सी चूक होती, वह भारी शासक या कटार दूसरे पक्ष को गंभीर रूप से घायल कर देता। स्टेडियम में मौजूद ज्यादातर लोग खतरे की डिग्री नहीं देख पा रहे थे। इस आदान प्रदान के दौरान वे केवल 2 मानव आकृतियों को तेजी से आपस में गुंथते हुए देख सकते थे। तभी एक व्यक्ति ने बीच हवा में छलांग लगाए और थोड़ी देर बाद जमीन पर आ गिरा। एक बार फिर दोनों पार्टियों के बीच आमने सामने की नौबत आ गई। बेशक लंबे मंच पर विभिन्न अभ्यासियों ने इस आदान प्रदान को स्पष्ट रूप से देखा था।
जब दोनों लोग अलग हो गए तो वे मदद नहीं कर सके, लेकिन एक अच्छा रोना छोड़ दिया। अखाड़े के भीतर याओ शेंग ने धीरे से 2 खंजर अपने हाथ में लिए। वह जियो यान पर जिस नजर से नजर रखता था, उसने एक अतिरिक्त गंभीरता हासिल कर ली। उस बिजली की तरह पहले के आदान प्रदान के दौरान बाद के समृद्ध युद्ध के अनुभव ने याओ शेंग को मामूली लाभ भी हासिल नहीं करने दिया। मैं ड्रॉ में समाप्त नहीं हो सकता, अन्यथा फिर खुश नहीं होंगे। याओ शेंग की टकटकी टिमटिमा उठी, क्योंकि एक विचार तेजी से उनके दिल के चारों ओर घूमता रहा। दूसरी पार्टी की गति और युद्ध का अनुभव मुझसे कम नहीं है। फिलहाल मेरा फायदा यह है कि मेरी असली ताकत उससे ज्यादा मजबूत है। उस स्थिति में मुझे उसे दबाने के लिए अपने स्तर का उपयोग करना चाहिए। जैसे ही यह विचार गिरा, याओ शेंग का शरीर थोड़ा कांपने लगा। तुरंत एक काले रंग की डुकी हुई, जिसमें मछली जैसी गंध थी, अचानक उसके शरीर से निकली और उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगी। यह काले रंग की डुकी हुई बहुत अजीब थी। एक नजर में यह प्रकृति में कुछ चिपचिपा था। उसमें से एक हल्के काले रंग का पानी का निशान निकला और जमीन पर उतरा, जिससे पानी का एक छोटा सा दाग बन गया। याओ शेंग के डुकी हुई के उछाल के बाद एक दबाव में आभा तुरंत बन गई और आधे क्षेत्र को कवर कर लिया। इस तरह के दबाव में जिन लोगों का स्तर उससे कम था, उनकी गति और डुकी हुई की रिकवरी थोड़ी कम हो गई। यह आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति थी जब उच्च स्तर के व्यक्ति का सामना निचले स्तर के व्यक्ति से होता था। बेशक इस तरह के डुकी हुई दमन का स्वाभाविक रूप से जियो यान पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। उसकी डुकी हुई जो स्वर्गीय ज्वाला को निगलने के बाद बदल गई थी, इस तरह के दमन के खिलाफ पूरी तरह से ढाल बनाने में सक्षम थी। हरे रंग की डुकी हुई स्क्रीन धीरे धीरे जियो यान के शरीर से फैल गई। इस डुकी हुई से जो दबाव बना था वह भी बढ़ गया और अखाड़े के एक छोटे से कोने पर कब्जा कर लिया। अन्य स्थानों पर पूरी तरह से याओ शेंग के अत्यधिक दबंग डुकी हुई ने कब्जा कर लिया था। डुकी हुई के टकराव में जियो यान पूरी तरह से नुकसान में था। यह वह अंतर था जो किसी की सच्ची ताकत का परिणाम था। हालांकि जियो यान की लड़ने की क्षमता कमजोर नहीं थी, लेकिन इस तरह के टकराव में किसी की लड़ने की क्षमता का ज्यादा उपयोग नहीं था। आप कितने भी मजबूत क्यों न हो, यह हमारे स्तरों का अंतर है। याओ शेंग जियो यान को देखकर गर्व से हंसने से खुद को रोक नहीं सका, जिसे इस डुकी हुई एक्सचेंज में तब तक दबा दिया गया था जब तक कि वह वापस लड़ने में असमर्थ नहीं हो गया। और यहाँ पे यह पार्ट खत्म होता है। बाय बाय गाइस। यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नया पार्ट जल्द से जल्द पहले मिले।